नमस्कार। आज हम भारत की न्यायपालिका के शिखर पर बैठे संस्थान यानी सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली और संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने कुछ विस्तृत हस्तलिखित नोट्स हैं जिन्हें हम आधार बनाकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। हमारा इरादा इन नोट्स में दी गई जानकारी को थोड़ा सरल और स्पष्ट रूप में पेश करना है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं और भारतीय शासन व्यवस्था में इसकी अहम केंद्रीय भूमिका क्यों है, ये आसानी से समझा जा सके। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बुनियाद पर बात करते हैं। इसका ढांचा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जुड़ा है। हाँ। लेकिन स्वतंत्र भारत में इसका औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, है ना? जी बिल्कुल। और संवैधानिक स्थिति देखें तो ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के तहत आता है। हाँ, अनुच्छेद 124 ही इसके गठन और संरचना की नींव है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होते हैं। अच्छा, और जैसा आपने जिक्र किया, मौजूदा व्यवस्था में 33 अन्य न्यायाधीश हैं, पर यह संख्या शुरू से ऐसी नहीं थी। अच्छा। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को जरूरत के हिसाब से बदल सके, और ऐसा हुआ भी है कई बार। ओके। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को पदभार संभाला था। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर सुनने में आती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 में इसका जिक्र है। इसका असल मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के देखिए दो मुख्य मायने हैं। पहला, इसके सभी फैसले और कार्रवाई रिकॉर्ड के तौर पर हमेशा के लिए सहेज कर रखे जाते हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होते, बल्कि न्यायिक मिसाल मतलब प्रेसिडेंट का दर्जा रखते हैं। अच्छा। और सबूत के तौर पर इनकी अहमियत होती है। इन्हें किसी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, और ये बेहद महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत की सीमा के भीतर सभी अदालतों पर मतलब बाइंडिंग होगा। सभी पर? जी हाँ, सभी पर। और साथ ही अनुच्छेद 129 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने की शक्ति भी मिलती है। ये शक्ति अदालत की गरिमा और उसके आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। यानी इसके फैसले ना सिर्फ अंतिम होते हैं बल्कि भविष्य के लिए नजीर भी बनते हैं। अब सवाल उठता है कि इतने महत्वपूर्ण पद पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, ये तो स्पष्ट है। हाँ, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति के मामले में एक स्थापित परंपरा है, कन्वेंशन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही नियुक्त करते हैं। अच्छा, वरिष्ठता के आधार पर? हाँ, हालांकि इतिहास में कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब इस परंपरा से हटा भी गया है। जहां तक अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का सवाल है, वो राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर होती है। कॉलेजियम प्रणाली? हाँ जी, इस कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। यहीं पर मुझे याद आता है, कुछ साल पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को लेकर काफी बहस हुई थी। हाँ, बिल्कुल। 99वें संविधान संशोधन से इसे लाया गया था, पर शायद इसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। 99वें संशोधन द्वारा एनजेएसी का गठन किया गया था। मकसद ये था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका और कुछ बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके। अच्छा। लेकिन 2015 में एक महत्वपूर्ण केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। प्रणाली ही फिर से लागू हो गई। अब योग्यता की बात करें तो कौन बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? हाँ, तो अनुच्छेद 124(3) में योग्यता स्पष्ट है। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो पहली शर्त है जी। इसके अलावा 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। या तो कम से कम 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय या एक के बाद एक 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, या फिर कम से कम 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय या एक के बाद एक 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो। 10 साल वकालत? हाँ, 10 साल। या फिर एक तीसरी भी है, राष्ट्रपति की नजर में एक प्रतिष्ठित विधिवक्ता यानी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। प्रतिष्ठित विधिवक्ता, ये क्राइटेरिया दिलचस्प है। क्या इस आधार पर नियुक्तियां होती हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, लेकिन सच कहूं तो व्यवहार में इसका इस्तेमाल ना के बराबर हुआ। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि प्रतिष्ठित विधिवेत्ता कौन है
इस पर आम सहमति बनाना थोड़ा मुश्किल होता है और आमतौर पर न्यायपालिका या बार के अनुभव को ही प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि सीधे बार से यानी वकीलों में से भी न्यायाधीश नियुक्त होते रहे, जैसे न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा 2018 में नियुक्त हुई। हाँ, उनका नाम सुना है। वो पहली महिला वकील थी जिन्हें सीधे बार से पदोन्नत करके सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। अच्छा। और अगर पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो वो थी न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, जो 1989 में नियुक्त हुई थी। तो ये नियुक्तियां दर्शाती हैं कि अनुभव के साथ साथ विविधता लाने के रास्ते भी मौजूद हैं। और इन न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ भी राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ही दिलाते हैं। ठीक है। नियुक्ति के बाद आता है कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। क्या इससे पहले उन्हें हटाया जा सकता है? ये प्रक्रिया आसान है या मुश्किल? कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है, बस सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय है। उससे पहले वे खुद राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। जहां तक हटाने की बात है, प्रक्रिया जानबूझकर बहुत जटिल बनाई गई है। जटिल मतलब ये कि न्यायाधीश बिना किसी डर या बाहरी दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। हटाने के आधार क्या होते हैं और प्रक्रिया क्या है? हटाने के सिर्फ 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता यानी इनकैपेसिटी। अच्छा। प्रक्रिया संसद से शुरू होती है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 100 सदस्य। 100 सदस्य? हाँ, और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। ठीक। अगर सदन का अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। समिति, उसमें कौन होते हैं? उस समिति में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 इसी प्रक्रिया को विस्तार से बताता है। और अगर समिति आरोपों को सही पाती है तब क्या होता है? अगर समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो उस सदन में प्रस्ताव पर बहस होती है जहां उसे पेश किया गया था। प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत? हाँ, मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। अगर एक सदन इसे पारित कर देता है तो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है जहां उसे फिर से विशेष बहुमत से पारित करना होता है। दोनों सदनों से? हाँ जी हाँ, दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। ये तो वाकई बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। शायद इसीलिए आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया नहीं गया है। हाँ, मुझे याद है वी रामास्वामी का मामला 1993 था। उसमें प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव गिर गया था। बिल्कुल, ये प्रक्रिया की जटिलता और उसमें राजनीतिक सहमति की जरूरत को दिखाता है। यह न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है लेकिन पूरी तरह से जवाबदेही से मुक्त भी नहीं करता। ये भी जानना जरूरी है कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वे किसी कारणवश काम करने में असमर्थ हों तो अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति किसी दूसरे न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, कार्यवाहक CJI। जी। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उसका क्षेत्राधिकार। ये काफी व्यापक विषय लगता है। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 131 से, मूल क्षेत्राधिकार मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसका क्या मतलब है? हाँ, मूल क्षेत्राधिकार का सीधा सा मतलब है कि कुछ खास तरह के मामले अपनी शुरुआत ही सीधे सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं, किसी निचली अदालत में नहीं। कौन से मामले? अनुच्छेद 131 के तहत ये मामले खास तौर पर संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े विवाद होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या केंद्र सरकार और कोई राज्य या कई राज्य एक तरफ हों और एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हों, उनके बीच विवाद हो, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई आपसी विवाद हो। अच्छा। शर्त यह है कि विवाद में कानून या तथ्य का कोई ऐसा सवाल शामिल हो जिस पर किसी कानूनी अधिकार का होना या न होना निर्भर करता है। यानी राज्यों और केंद्र के बीच के बड़े झगड़े सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। फिर आता अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। हाँ। अनुच्छेद 132, 133, 134 के तहत इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामले आते हैं। हाँ, अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों, मुख्यतः उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकता है।
अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील से जुड़ा है। अगर हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है। ठीक है। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में अपील से संबंधित है, जहां हाईकोर्ट प्रमाणित करे कि मामला व्यापक महत्व का है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निपटारा जरूरी है। और क्रिमिनल? अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील से संबंधित है। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जैसे अगर हाईकोर्ट ने किसी को बरी करने के फैसले को पलटकर मौत की सजा दे दी हो। ओके। या मामला निचली अदालत से अपने पास मंगाकर मौत की सजा दी हो, या फिर हाईकोर्ट प्रमाणित करें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लायक है। इन सब के अलावा एक और चीज बहुत सुनी जाती है, SLP या विशेष अनुमति याचिका। ये क्या है? हाँ, SLP अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन का प्रावधान है। ये सर्वोच्च न्यायालय को एक असाधारण विवेकाधीन शक्ति देता है। अच्छा, कैसे? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल, सिर्फ सैन्य अदालतों को छोड़कर, कि किसी भी फैसले, डिक्री, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष इजाजत दे सकता है। किसी भी फैसले के खिलाफ? जी हाँ। ये एक बहुत ही व्यापक शक्ति है और इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से करता है जब उसे लगता है कि न्याय के हित में हस्तक्षेप जरूरी है। और अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकार शक्ति भी है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं। वे राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना उचित है, तो वे उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। तो कोर्ट राय देता है? हाँ, कोर्ट सुनवाई के बाद अपनी राय राष्ट्रपति को देता है। हालांकि सामान्यतया यह राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। बाध्यकारी नहीं? जी नहीं। लेकिन अगर मामला संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि या समझौते से जुड़ा हो, तो उस पर राय देना कोर्ट के लिए अनिवार्य होता है। अच्छा, अब आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू पर। अनुच्छेद 137 का जिक्र है, जिसमें अपने ही फैसलों की समीक्षा की बात है। लेकिन आम तौर पर जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, तो उसका मतलब संसद या सरकार के कामों की संवैधानिकता जांचने से होता है। क्या ये दोनों अलग हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि यहाँ अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, अनुच्छेद 137 वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, मतलब रिव्यू करने की शक्ति देता है, कुछ शर्तों के साथ। यानी अगर कोई नई बात सामने आई है या कोई स्पष्ट गलती रह गई है, तो कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अपने ही फैसले पर? हाँ, जिसे हम व्यापक अर्थ में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, वो एक अलग और ज्यादा विस्तृत शक्ति है। ये शक्ति संविधान के किसी एक अनुच्छेद से नहीं मिलती। अच्छा। बल्कि कई प्रावधानों, खासकर अनुच्छेद 13 जो कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट शक्ति से निकलती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यायिक समीक्षा का अर्थ है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। अगर कोर्ट पाता है कि कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का, विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है। अच्छा, तो अनुच्छेद 137 अपने फैसलों का रिव्यू है और जुडिशियल रिव्यू कानूनों की जांच। बिल्कुल सही, यही मुख्य अंतर है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण था। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति तो है ही। हाँ, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। और मामलों को एक हाई कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर करने की शक्ति अनुच्छेद 139A भी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का प्रहरी बनाता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्शियोरारी और अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो जैसी रिट जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और हाँ, मामलों को ट्रांसफर करने की शक्ति न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, खासकर तब जब एक जैसे कानूनी सवाल कई हाई कोर्ट में चल रहे हों। एक आखिरी बात, संरचना से जुड़ी कोर्ट का स्थान। अनुच्छेद 130 कहता है कि यह दिल्ली में है,
क्या यह हमेशा दिल्ली में ही रहेगा? अनुच्छेद 130 यह तो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा, लेकिन साथ ही ये प्रावधान भी करता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेकर समय समय पर किसी अन्य स्थान या स्थानों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक के लिए तय कर सकते हैं। अच्छा, मतलब दिल्ली के बाहर भी हो सकती हैं बैठकें? सैद्धांतिक रूप से हाँ। हालांकि व्यवहार में आज तक सभी बैठकें दिल्ली में ही हुई हैं, भले ही देश के अलग अलग हिस्सों में बेंच स्थापित करने की मांगें उठती रही हैं। चलिए अब जरा व्यवहारिक पहलू पर आते हैं, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। आंकड़े बताते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख रुपए प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। हाँ, ये वर्तमान आंकड़े हैं जिन्हें संसद कानून द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। यहाँ महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन आदि उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए मतलब अलाभकारी रूप में नहीं बदले जा सकते। अच्छा, नियुक्ति के बाद कम नहीं कर सकते? नहीं, जी बिल्कुल नहीं, सिवाय वित्तीय आपातकाल की स्थिति के। हाँ। ये भी उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। और ये भी कहा जाता है कि ये वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। इसका क्या विशेष महत्व है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। भारित व्यय या चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इन खर्चों पर संसद में बहस तो हो सकती है, लेकिन इन पर मतदान नहीं होता, वोटिंग नहीं होती। नहीं, यानी सरकार या संसद न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती करने के लिए वोटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह प्रावधान न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के वित्तीय दबाव से पूरी तरह मुक्त रखता है और उनकी स्वतंत्रता को और मजबूत करता है। अच्छा, ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वायत्तता को कितना जरूरी समझा था। तो कुल मिलाकर इन सभी पहलुओं को देखें, चाहे वो गठन हो, नियुक्ति की प्रक्रिया हो जिसमें कॉलेजियम है, हटाने की इतनी जटिलता हो, इतनी व्यापक शक्तियां हों, या वेतन भत्तों की सुरक्षा, सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था बनाने की दिशा में इशारा करता है। हाँ, ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत ही नहीं, बल्कि संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। पूरी संरचना और कार्यप्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता के इर्द गिर्द बुनी गई है। कॉलेजियम प्रणाली का बचाव और एनजेईसी को निरस्त करने का फैसला हो, हाँ, या फिर न्यायाधीशों को हटाने की अत्यंत कठिन प्रक्रिया, ये सब इसी स्वतंत्रता को बनाए रखने के प्रयासों को दिखाते हैं। लेकिन यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर हमेशा विचार होना चाहिए। कैसा सवाल? वो ये कि न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। जब नियुक्ति की प्रक्रिया काफी हद तक आप कह सकते हैं आंतरिक हो और हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल, तो क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त जवाबदेही सुनिश्चित करती है? सोचने वाली बात है। या इसमें पारदर्शिता और बाहरी जांच की और गुंजाइश है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रासंगिक बना रहेगा।